एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है डेली पीडीएफ्स के लिए, डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। द सक्सेसफुल वॉरियर इज़ द एवरेज मैन विद लेज़र लाइक फोकस। यानी कि जो सक्सेसफुल है ना, वो एवरेज पर्सन ही है, और वो उनमें भी एवरेज क्वालिटीज़ ही होंगी, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है यहाँ, ठीक है। उनके पास लेज़र लाइक फोकस है, यानी कि अपने लक्ष्यों की तरफ कैसे निरंतर लगे रहना है, ये चीज़ उन्हें आती है। अगर ये चीज़ आपने सीख ली कि हाँ, फोकस रहना है अपने गोल्स की तरफ, इसमें फिर दिक्कत नहीं होगी आपको। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। ईयूजेन, ये एक डीप लर्निंग वाली टेक्नोलॉजी, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसके तहत जेनोम को पढ़ा जाएगा, अच्छे से स्टडी की जाएगी। डीप लर्निंग इसी से रिलेटेड आपका एक टॉपिक हो जाता है जो जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इंडिया होस्ट करने वाला है ग्लोबल साउथ समिट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसकी थीम को पढ़ना, ठीक है। थीम जो स्पेसिफिक मेंशन की गई है न्यूज़पेपर में, वो इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो इजराइल एंड पैलेस्तीन की वॉर चल रही है हमस से, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन लेके आए हैं जो इजराइल के अपने खिलाफ मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हेलुसिनेट, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक न्यू वर्ड डाला गया है, हेलुसिनेट, पढ़ेंगे ये क्या होता है। और नेक्स्ट एक एडिटोरियल है, एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करने की बात कही जा रही है। अभी ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो बात की बात है, बट अभी हम क्या पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ केसेस पढ़ेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। इंट्रोड्यूसिंग यूजीन, अनईजी टू यूज़ डीप लर्निंग जिनोमिक्स सॉफ्टवेयर। यानी कि डीप लर्निंग जब से आया है 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तब से जब से आया तब से जिनोमिक्स के फील्ड में भी इसने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है। अभी इसे एनहेंस करने की बात यहाँ पे कही जा रही है कि डीप लर्निंग की मदद से हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो जिनोमिक्स, जो जीन होते हैं, उसकी स्टडी अच्छे से कर सके, और जो फैक्ट अभी तक हमें नहीं पता उन फैक्ट्स को बताएं, और जो बायोटेक्नोलॉजी है उसे आगे बढ़ाए, ठीक है। यहाँ पे ये डीएनए की स्टडी, जीन की स्टडी करने के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर बनाया गया है। रिसर्चर्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, इन्होंने क्या किया है, एक न्यू डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम दिया गया है ईयूजेन। ये डिटेल पब्लिश की गई थी नेशनल कंप्यूटेशनल साइंस में। हमारे जो जीन्स है ना, 98% क्या है, जंक जीन है। जंक जीन यानी कि वो जो अभी इनएक्टिव है या उनके बारे में हमें अभी पता नहीं है। अब इस वाले सॉफ्टवेयर की मदद से हम उन जीन्स के बारे में पता करेंगे जो 98% अभी डार्क है, राइट। ऑफ रिमेनिंग 98% ऑफ आवर डीएनए, ऑफन इसे जंक डीएनए कहा जाता है, विद नो नोन फंक्शन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग। यानी कि जब ये जीन्स एक्टिवेट होते हैं तो कैसे अपना फंक्शन करते हैं, ये चीज़ पता लगाया जाएगा इस सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है डीप लर्निंग को पढ़ना आपके जीएस पेपर 3 के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डीप लर्निंग में सबसे पहले देखते हैं कि ये तो सबसे पहला है एआई का पार्ट, ठीक है। एआई का पार्ट है। एआई से थोड़ी डेप्थ में जाएंगे तो आपको मिलेगी मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग से थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो आपको मिलेगी डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग इन्वॉल्व्स यूज ऑफ न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल लेयर्स। यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस को स्टिमुलेट करता है डीप लर्निंग।
आजकल की जैसे भी टेक्नोलॉजी हैं जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि डिजिटल असिस्टेंट्स, वॉइस इनेबल टीवी रिमोट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, इन सब में जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, डीप लर्निंग का बहुत बड़ा रोल रहा है। एप्लीकेशंस देखेंगे आपके जीएस पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से हो जाते हैं। ठीक है, डीप लर्निंग न्यूज़ में है तो क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कैसे कैसे प्रोग्रेस किया है कंप्यूटर के टर्म में, और डीप लर्निंग कैसे हम वो से कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे, ये पूछा जा सकता है। डीप लर्निंग की इम्पोर्टेंस है इन सर्वल फील्ड्स। सबसे पहले इमेज रिकॉग्निशन, इट क्लासिफाइज इमेज, क्लस्टर्स देम बाय सिमिलैरिटीज़, यानी कि इमेज को कैटेगराइज करता है, क्लस्टर बनाता है, बहुत ईजी इससे हो जाता है। विजन से has developed commercial application that can empower image recognition and tagging using their deep learning networks. लॉ एनफोर्समेंट में ये काम आ सकता है, जैसे कि अभी क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन पड़ा अभी ऊपर, वैसा ही लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, जैसे कि स्पीच रिकॉग्निशन जैसे सीरी एंड एलेक्सा है या कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजीज़ है ना, उसकी हेल्प से हम क्राइम को डिटेक्ट कर सकते हैं, डेटा को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि जो रिस्क होता है लोन का, ठीक है, कहीं लोन फ्रॉड ना निकल जाए, उसके लिए अप्रूवल्स या डिटेक्ट करना फ्रॉड को, मैनेज करना क्रेडिट को, इन सब का ध्यान मशीन डीप लर्निंग रख सकता है। कस्टमर सर्विस जैसे कि चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंस है, जैसे कि स्लश हो गया, माया हो गया। एम्प्लॉइंग डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी एनहांस कस्टमर सर्विसेज एक्सपीरियंसेस, चैटबॉट तो हम सब यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा काम इसने काफ़ी इजी बना दिया है। हेल्थ केयर में यूज़ किया जा सकता है, डिटेक्टिंग डिजीजेस फ्रॉम एक्सरे इमेज, इसकी हेल्प से काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, रेडियोलॉजी में ये इसके हेल्थ एप्लीकेशंस हो सकते हैं। मेडिकल रिसर्च में कैंसर रिसर्चर्स ने डीप लर्निंग को यूज़ किया है ताकि डिटेक्ट किया जा सके कैंसर सेल्स को। ठीक है, ईजिली ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दे डीप लर्निंग कैंसर सेल्स को। एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया गया है। ठीक है, अब ये चीज़ मेडिकल फील्ड में, मेडिकल क्षेत्र में फ़ायदा देगी। मैग्नेटिक रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देगा डीप लर्निंग, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे कि कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, हैप्पीफाई, मोड किट, ये क्या लोगों की मेंटल हेल्थ को डिटेक्ट करता है कि अभी कैसी है और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। एजुकेशन में कंटेंट को एडिट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है डीप लर्निंग, जैसे कि अभी चैट जीपीटी से हम कंटेंट लेते हैं, राइट। एरोस्पेस एंड डिफेंस, डीप लर्निंग इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम सैटेलाइट। डिफेंस के लिए, सुरक्षा के लिए यूज़ किया जा सकता है। सैटेलाइट से पता लगाया जाएगा कि कौन कौन से लोकेशन से घुसपैठ आ रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई सेफ एंड अनसेफ जोन फॉर ट्रूप्स, यानी कि कहाँ पे हॉटस्पॉट एरियाज़ है, कहाँ पे आतंकवादी वो घुसपैठ करते हैं, वो वाला सेफ़ एरिया नहीं होगा अपने ट्रूप्स को रखने का। ठीक है, तो ये सेफ़ और अनसेफ जोन को भी आइडेंटिफाई करता है, फ्यूल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। इट कैन हेल्प इन ट्रेनिंग में यूज़ किया जा सकता है इसे, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी को यूज़ करके। ठीक है, तो ऐसे करते हैं न्यूज़ का एनालिसिस। क्या आपने देखा, यस, डीप लर्निंग का डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने में, उसके सीक्वेंस को एक्सट्रैक्ट करने में यूज़ हो रहा है। तो ये कैसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इसे कैसे लिख सकते हैं जीएस पेपर 3 के लिए। ओके, इंडिया टू होस्ट सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल
साउथ समिट टुडे, यानी कि इंडिया एक इनागुरल एक लीडर की तरह रोल प्ले करेगा और ये इसे होस्ट करेगा। वर्चुअल फॉर्मेट में होगा। इन वॉट विल बी द सेकेंड टाइम, ठीक है। जनवरी में स्टार्ट हुआ था ये वाला भी दूसरी बार है। यहाँ पे थीम पढ़ने इम्पॉर्टेंट है। इनागुरल लीडर्स के लिए क्या थीम है? टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। और कंक्लूडिंग लीडर के लिए, जैसे कि अभी जो इंडिया है वो इनागुरल लीडर के लिए होस्ट कर रहा है। कंक्लूडिंग लीडर के लिए ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर वन फ्यूचर। ये छोटी सी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ याद रखनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यूएनएससी एडॉप्ट्स रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर पॉजेज इन गाजा, इजराइल सेज नो। यहाँ पे हुआ क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक पहला रेजोल्यूशन लिया है जब से इजराइल एंड पैलेस्टीन की वॉर चल रही है, ठीक है। इजराइल गजा ये डेली मिलता है न्यूज़पेपर में। मैं ये चीज़ें आपको बहुत पहले कवर करवा चुकी हूँ अच्छे से, हॉलिस्टिकली, आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स में यहाँ पे क्या मैटर करता है, इसकी मैपिंग भी मैं अच्छे से करवा चुकी हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे यूएन सिक्योरिटी ने पहला एक रेजोल्यूशन पास किया है जब से ये वॉर चल रही है, उसके वो तब से ये पहला रेजोल्यूशन है। इन्होंने इजराइल को बोला है कि पॉज करो, ठीक है। कॉलिंग फॉर अर्जेंट एंड एक्सटेंडेड ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज टू गाजा टू एड्रेस द एक्सेलरेटिंग क्राइसिस फॉर पैलेस्टीनियन सिविलियंस। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो वॉर हो रही है इसे स्टॉप करो। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ ने क्या किया है, एब्सटेन किया है वोटिंग से, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया एब्सटेनिंग। यानी कि अगर इन्होंने एब्सटेन कर दिया वोट से, अगर इन्होंने हामी नहीं भरी तो क्या होगा, रेजोल्यूशन आगे पास नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पे अब क्यों नहीं होगा, अगर ये कंट्रीज़ अगर नहीं वोट कर रही हैं तो क्यों नहीं होगा, देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी 1945 में। ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। अदर 5 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जनरल असेंबली, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस एंड द सेक्रेटेरिएट। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू वर्क मेंटेन इंटरनेशनल पीस, यानी कि विश्व में शांति स्थापित करने की, सुरक्षा स्थापित करने का इसका एम है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो 2 ईयर के टर्म पे इलेक्ट किए जाते हैं। अब समझ आया, जिन कंट्रीज़ ने यहाँ पे एब्सटेन किया है वोटिंग से वो आती हैं परमानेंट मेंबर्स में। परमानेंट मेंबर्स के पास वोटिंग पावर ज़्यादा है। 5 permanent members are United States, Russian Federation, France, China and United Kingdom. इन कंट्रीज़ ने क्या किया है, एब्सटेन किया है वोटिंग से। इंडिया फॉर द 8th टाइम नॉन परमानेंट मेंबर हम अभी हैं। इंडिया वहाँ का नॉन परमानेंट मेंबर है, अभी भी हमें परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है। लास्ट ईयर 2021 में, अब ये 2022 तक ये रहा था वहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर। ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स। हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। जो सीट्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है रीजनल बेसिस पे, ठीक है। काउंसिल की प्रेसिडेंसी क्या होती है, रोटेट होती है, 15 मेंबर्स में रोटेट होती है। वोटिंग पावर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वोटिंग पावर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। इसीलिए इंडिया यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात कर रहा है कि जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है ना वहाँ पे रिफॉर्म लेके आओ, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी है, वोटिंग पावर्स नहीं है, ग्लोबल साउथ की वॉइस नहीं रखी जा रही है। ईच मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 1 vote. Decisions of the Security Council on matter made by an affirmative vote of 9 members, including the concurring vote of permanent members. ठीक है। अब जब तक परमानेंट मेंबर्स
वोट नहीं करेंगे या हामी नहीं भरेंगे तब तक रेजोल्यूशन पास आगे नहीं किया जाएगा। A no vote from one of the 5 permanent members blocks the passage of resolution. बात यहाँ पे समझ आई कि अगर किसी एक ने भी अगर ना कर दिया परमानेंट मेंबर से, जो मैंने बताया चाइना, फ्रांस, यूके, यूएस, रशिया, ठीक है, उनमें से अगर किसी ने भी ना कर दिया तो रेजोल्यूशन आगे पास नहीं किया जाएगा। Any member of United Nation which is not a member of Security Council may participate. ठीक है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में। इश्यूज़ क्या है? सबसे पहले तो आप वोटिंग राइट्स बोलेंगे। अगर इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि वोटिंग राइट्स नहीं है। इंडिया, जर्मनी जैसे कंट्रीज़ को वहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबरशिप है, परमानेंट क्यों नहीं? ठीक है, परमानेंट मेंबर सिर्फ 5 कंट्रीज़ पे हैं, यानी कि वो 5 कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड के मुद्दे देखेंगी, पीस एंड सिक्योरिटी देखेंगी? नो, राइट। ये एक इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड टेक्स्ट ऑफ मीटिंग, यानी कि बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है मीटिंग, ओपेक है। एडिशनली देर इज़ नो टेक्स्ट ऑफ द मीटिंग, यानी कि जो माइन्यूट्स जो जारी किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं, वो यहाँ पे रिलीज़ नहीं होता। वीटो पावर्स दैट द यूएनएससी 5 members परमानेंट मेंबर्स एंजॉय एज इन एनार्क्रोनिज्म इन दिस एज, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, परमानेंट मेंबर एक डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड को, ऐसा इसमें दिख रहा है। ठीक है, जितने भी सुरक्षा और शांति से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे वो सिर्फ 5 मेंबर्स देखेंगे। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। UNSC in its current form has become a constraint in understanding the international changes. इंटरनेशनल चेंजेस की बात अब यहाँ पे क्या कही जा रही है कि जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच की जो लाइन है वो काफ़ी थिन हो रही है। ठीक है, अब साउथ वाली जो कंट्रीज़ हैं वो भी अब डेवलप्ड हो रही हैं, उनके पास भी पावर है, उनके पास भी आवाज़ होनी चाहिए। ठीक है, उनकी भी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। डिवीजन्स अमंग P5, यहाँ पे कुछ अलग अलग सी कंट्रीज है, जैसे कि यूएस अलग है, चाइना बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है यूएस के। ठीक है, अब वो सारी कंट्रीज़ जिनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं है, जिनका एक मत नहीं रहता, वो कैसे एक जैसे वोटिंग कर सकते हैं? फ्रीक्वेंट डिवीजन्स विद इन द UNSC P5, ये परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं डिसीजंस को। फॉर एग्जाम्पल, with the coronavirus pandemic emergence, the UNSC, World Health Organization, fails to play an effective role in helping nations to deal with the spread. यानी कि डिसीजन मेकिंग उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है UN की, UNSC की, चाहे वर्ल्ड बैंक, चाहे WHO की। अंडर रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल अंडर रिप्रेजेंटेशन है, ये वाली कंट्रीज़ को इंक्लूड किया ही नहीं गया है। इंडिया डेवलप हो रहा है, जर्मनी, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन है। इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की अगर आप आवाज़ नहीं सुनेंगे तो क्या ही डिसीजन ले पाएंगे फिर? ओपेक मैनर में डिसीजन ख़राब होता है। इंक्लूसिव अगर नहीं है डिसीजन तो वो ख़राब होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। हेलोसिनेट chosen as a Cambridge dictionary's word for the year 2023। ये आपको याद रखना है वन लाइनर करंट अफेयर के लिए। कोई सा भी वर्ड जो पिछले 2-3 सालों में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में डाला गया है या उसकी मीनिंग बताई गई है, वो ऑप्शंस में आ जाएंगे, उसके साथ ये वाला वर्ड आ जाएगा, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। रिसेंटली कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2023 में हेलुसिनेट वर्ड डाला गया है। इसका मतलब होता है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ मिस इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन अगर वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है तो उसी को हेलुसिनेट कहते हैं। ठीक है, अब मिस इन्फॉर्मेशन कितनी डेंजरस है सोसाइटी के लिए, जैसे कि मैंने अभी डीप फेक पढ़ाया था। ठीक है, वो भी AI ही है।
अब रश्मिका मंदाना को यूज़ किया गया, रश्मिका मंदाना की इमेज फ़ोटो को यूज़ किया गया, ठीक है। अब ये वीडियो काफ़ी वायरल है, ठीक है। इसमें क्या है कि एआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है सोसाइटी को, राइट। किसी को डिफेम करने की कोशिश यहाँ पे मतलब कही जा रही है, करी जा रही है। अब ये खतरा हो सकता है सोसाइटी के लिए। पॉलिटिशियंस हो गए, सेलिब्रिटीज़ हो गए, ठीक है, वो डिफेम होंगे। और दूसरा डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर वगैरह के टाइम पे ना यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाती है, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाती है पूरी सोशल मीडिया पे, जो एक टाइप ऑफ पैनिक क्रिएट करती है लोगों में, ठीक है। तो आप ये क्या ध्यान रखेंगे, आप हेलुसिनेट वर्ड ध्यान रखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि हेलुसिनेशंस के कुछ रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे कि फॉर इंस्टेंस a US law firm used ChatGPT for legal research, which led to the fictitious asset being cited in court. fictitious केसेस, यहाँ पे नकली केसेस को, यहाँ पे एसेट्स नहीं है, केसेस है, मतलब केसेस को, नकली केसेस को यहाँ पे कोर्ट में ला दिया गया। फिर कोर्ट ने उस पर फ़ाइन लगाया जब ये इन्फॉर्मेशन सामने आई कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी एआई के द्वारा वो गलत थी, ठीक है। एआई माना एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है, एक्यूरेसी उतनी नहीं है, ठीक है, इनएक्यूरेट हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन दे सकती है वो भी। तो ये हेलुसिनेट वर्ड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, क्राइम ऑफ एडल्ट्री। सर यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स हैज़ सजेस्टेड कि एडल्ट्री को भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS 2023 में इंक्लूड किया जाए, एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज किया जाए, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हमारे देश में मैरिज एक बहुत ही एक पवित्र इंस्टीट्यूशन है, और एडल्ट्री क्या है, व्यभिचार है, दिस इज़ अपवित्रता, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मैरिज हमारी कंट्री में बहुत ही एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई खराबी नहीं आनी चाहिए, इंडियन सोसाइटी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 2018 के पहले इंडियन पेनल कोड सेक्शन 497 में एडल्ट्री को एक क्रिमिनल ऑफेंस करार किया गया था, जो अट्रैक्ट करता है 5 years इन प्रिजन और फाइन। बट ये क्या था, ये डिस्क्रिमिनेटरी था मेन के लिए, ठीक है, सिर्फ मेन को पनिश किया जाएगा। बट नाउअडेज क्या हो रहा है, वुमेन आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है ये लॉ। इन जोसेफ शाइन, यानी कि आपको जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको एक बायस्ड होकर पर्सपेक्टिव नहीं देना, राइट, आपको दोनों साइड्स प्रेजेंट करनी है कि वेस्टर्नाइजेशन भी हो रहा है, हमारी सोसाइटी चेंज भी हो रही है, और इंडियन सोसाइटी के वैल्यूज़ को भी प्रिजर्व करना ज़रूरी है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 5 जज बेंच ने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे उस टाइम पे, दीपक मिश्रा, उन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री को हटा दिया, ये वाला सेक्शन हटा दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया, ठीक है। A committee expressed the view that institution of marriage is considered sacred in society. तो यानी कि इसको बचाए रखना, इसकी पवित्रता को बचाए रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, एडल्ट्री चाहे वो इंडियन वैल्यूज़ में हो, चाहे वो वेस्टर्न वैल्यूज़ में हो, ख़राब है, ठीक है, अच्छी नहीं है। बट इसे क्रिमिनलाइज कर देना या डीक्रिमिनलाइज कर देना, एक्चुअल डिबेट यहाँ पे होती है। वॉट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस, डिस्क्रिमिनेटरी नेचर जो था 497 का, ये मेन को सिर्फ पनिश कर रहा था, और ये वायोलेट कर रहा था कौन सा आर्टिकल 14, 15, 21, जो राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी की बात यहाँ पे करता है, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, अब नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लॉ लेके आना चाहिए अगर एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है तो, या क्रिमिनलाइज किया जा रहा है तो, ठीक है। ऑल्सो
CGI said that if adultery is treated as a crime, तो ये मैट्रिमोनियल स्पेयर में ना आप लोगों के जो प्राइवेसी है उसे हार्म करेंगे। ठीक है, अगर एडल्ट्री को क्राइम कर दिया तो इसे सिर्फ इतना ही रखिए कि एडल्ट्री के बेसिस पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों के प्राइवेट स्पेयर में जाना ठीक नहीं होगा। अ रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ द लॉ ऑफ द लैंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून ला के रूलिंग हटा सकती है सुप्रीम कोर्ट की। A ruling of the Supreme Court is the law of the land. Parliament cannot simply pass a law that contradicts the ruling of the top court. यानी कि सिर्फ कानून नहीं पास करके जो ऐसी रूलिंग है उसे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जाएगा, बट एससी से बात करके या फिर अपने व्यूज़ को प्रेजेंट करके अगर सुप्रीम कोर्ट बोले तो इसे क्रिमिनलाइज मतलब कर देना है। अगर मतलब लेजिस्लेशन ऐसा चाहता है तो, लेजिस्लेचर ऐसा चाहता है तो, ठीक है। और उसके बाद एक बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में, इन वेस्टर्न वैल्यूज़ में एडल्ट्री इज़ नॉट गुड फॉर इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, इन वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो। अच्छा, वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ये मुझे आप कमेंट्स करके बताइएगा कि मतलब देखिए ये सही तो नहीं है, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, राइट। बट इसे डीक्रिमिनलाइज कर देना या क्रिमिनलाइज कर देना सही है या गलत? ठीक है, ऐसा आप अपने व्यूज़ प्रेजेंट करेंगे। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको जाना है, ज्वाइन करना है। या आपको जो वैल्यू एडिशन मैंने आज पढ़ाया ना, ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है, क्योंकि कि ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों जो एग्ज़ाम की 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।